तो मैंने आपको बताया था इसमें कि एक ड्राबार हॉर्स पावर होती है। एक्चुअल में जो पावर अवेलेबल होती है, एक्चुअल पावर जिसके थ्रू ये जो व्हीकल है वो प्रोपेल कर रही होती है, उसी को बोलते हैं हम ड्राबार हॉर्स पावर। तो वो क्या होती है वो हमने बताया था आप लोगों को कि जो भी ये ब्रेक हॉर्स पावर होती है उससे सारे रेजिस्टेंसेस को अगर हम माइनस कर दें, जितने भी रेजिस्टेंसेस लग रहे हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंसेस हों या व्हीकल के चलते समय, कार के चलते समय विंड रेजिस्टेंसेस हो, रोड रेजिस्टेंसेस हो, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंसेस हो, ग्रेडियंट रेजिस्टेंसेस हो, उन सारे रेजिस्टेंसेस को अगर माइनस कर दिया जाए, किससे? ब्रेक हॉर्स पावर से, तो हमको वो एक्चुअल पावर मिल जाएगी जिससे वो व्हीकल आगे की तरफ प्रोपेल कर रही होगी, चल रही होगी। तो आइए ज़रा देखते हैं कि जो वो वेरियस रेजिस्टेंसेस होते हैं उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जब मूविंग व्हीकल होती है तो उस केस में जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंसेस लग रहे होते हैं वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो है वेरियस रेजिस्टेंसेस। आज का टॉपिक है जो वो है वेरियस रेजिस्टेंसेस। तो बहुत सारे जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनमें से जो मेन रेजिस्टेंस है उनको हम कैलकुलेट करेंगे, और कैसे कैलकुलेट करेंगे उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर इस टॉपिक में। तो यहाँ पर जो है जो रेजिस्टेंस है, सबसे पहले जो आता है वो आता है रोड रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस जो आएगा, पहले तरीके का जो रेजिस्टेंस होगा वो रोड रेजिस्टेंस का, रोड रेजिस्टेंस। रोड रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस है ये रोड रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होता है? ये अगर व्हीकल का मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है मास ऑफ व्हीकल। व्हीकल का मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। और किस पर डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है कि जो मटेरियल, जिस मटेरियल से रोड बनी हुई होती है, ठीक है, तो मटेरियल ऑफ रोड सरफेस, रोड सरफेस का जो मटेरियल, नेचर ऑफ रोड मटेरियल, नेचर कैसा है उसका। सरफेस अगर मान लीजिए जो है अगर बहुत चिकनी है या खुरदुरी है, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ रोड मटेरियल हो गया। और इन्फ्लेशन ऑफ टायर्स, गाड़ी के पहियों में अगर हवा कम है तो ये रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो गाड़ी के पहिए हैं उनमें पीरियोडिकली हवा चेक कराते रहना चाहिए कि अगर हवा कम होगी तो ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो ये अल्टीमेटली जो प्रोपेल होने वाली पावर है उसको इफ़ेक्ट करेगा, जिससे जो व्हीकल है उसमें उसके एवरेज में जो है वो कमी आ जाएगी। और तो इसको जो है जनरली हम देते हुए, देखिए वैसे तो इसकी जो है बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो हमें एक जनरल फार्मूला जो इसका होता है, जो रोड रेजिस्टेंस होता है उसका जनरल फार्मूला है ये क्या है? ये जनरल फार्मूला, ये जनरल फार्मूला है। तो जनरल फार्मूला जो इसका होता है वो होता है CR × mg। ये एक जनरल फार्मूला है इसका, है ना, ये एक जनरल फार्मूला हो जाएगा, जहाँ पर CR क्या होगा? CR इसको बोलेंगे रोलिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट, रोलिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट।
देखो जब भी कभी ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी तो ये रोलिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट जब कैलकुलेट करना होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी, है ना, तो ये जो है वैल्यू अलग अलग समय पर अलग अलग ये चेंज हुआ करती है। कांस्टेंट एक पर्टिकुलर रोड के लिए, पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ये वैल्यू एक होगी, अगर कंडीशन बदल जाएगी तो दूसरी वैल्यू हो जाएगी। और mg तो सभी लोगों को पता है, m क्या है, मास ऑफ व्हीकल है। ये m जो है ये मास ऑफ व्हीकल है, ये व्हीकल का मास। तो जनरली अगर हम और देखें, अगर एक हम एग्जांपल के तौर पे बताएं तो उसमें इन जनरल अगर हम देखते हैं तो रोलिंग रेजिस्टेंस जो होगा उसको हम ऐसे देते हैं इस फार्मूले से, जहाँ पर हम CR की जो वैल्यू लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं 0.0112। अब जब भी कभी वैल्यू चेंज होगी तो इसी में ही वेरिएशन आएगा। अगर मान लीजिए रोड रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो वेरिएशन इसी में आएगा, 0.00040 हैं ये, और 6v। ये v क्या है, ये v है व्हीकल की वेलोसिटी, है ना। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है, इसका मतलब ये कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आई ये क्या हो गई, ये हो गई व्हीकल्स ये हो गई वेलोसिटी, तो व्हीकल की वेलोसिटी हो गई। तो ये जो हमारे पास आया ये पूरा टर्म क्या है, ये पूरा टर्म हमारा ये बराबर CR के है, यही CR है। तो ये वैल्यू चेंज होती रहती है, ये अलग अलग आप देखेंगे। जब कभी न्यूमेरिकल भी आप लगाएंगे तो न्यूमेरिकल के केस में भी जो ये वैल्यू होगी वो चेंज होगी, तो चेंज हो जाएगी। अगर नहीं चेंज हो रही है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी करके, अगर मान लीजिए नहीं दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है तो आप इसको ले करके एक जनरल वे में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरे तरीके का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। दूसरे तरीके का जो रेजिस्टेंस होता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस आता है वो क्या आता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस नाम से ही पता चल रहा है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो बहुत सारे ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं। भाई पावर जो चली तो क्लच के बाद सीधे जब पावर ट्रांसफ़र हुई गियर बॉक्स में आई, तो गियर बॉक्स के बाद फिर जो है आगे प्रोपेलर शाफ्ट में आती है, प्रोपेलर शाफ्ट के बाद फिर जो है वो अंदर जब प्रोपेलर शाफ्ट से आगे बढ़ेगी तो उस केस में जो गियर बॉक्स होते हैं उसमें वहाँ से पावर जो है 90 डिग्री पर ट्रांसफ़र हो जाती है। और 90 डिग्री पर जब पावर ट्रांसफ़र होगी तो वहाँ पर जो होता है वो डिफरेंशियल के अंदर, डिफरेंशियल गियर मैकेनिज़्म वहाँ पर आप यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर जो है वो पावर इस तरीके से ट्रांसफ़र होते होते आगे आती है, तो फ्लो करती है। तो उस केस में आप देखते हैं बहुत सारे पार्ट्स के थ्रू जो पावर फ्लो करती है, तो उसमें जो लॉसेस होते हैं और ड्यू टू ट्रांसमिशन लॉसेस इन्हीं को कहते हैं। क्योंकि वो कैसे कहते होते हैं, गियर की इफ़िशियंसीज़, गियर की जो इफ़िशियंसी होती है उसके कारण, और चर्निंग ऑफ ऑयल इन गियर बॉक्स, तो एडिशन ऑफ टायर, और टायर वो भी ले लेते हैं यहाँ पर। टायर जो क्या होता है वो चिपकता है उसमें, और ड्राइविंग कंडीशन एंड हैबिट्स, जो अलग अलग ड्राइविंग कंडीशन, अलग ड्राइवर, कोई रफ ड्राइविंग करता है, कोई स्मूथ ड्राइविंग करता है, उस पर भी डिपेंड करता है वो। और साथ में मेंटेनेंस सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो ये जो है जो ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं, वेरियस ट्रांसमिशन लॉसेस, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम काउंट करेंगे। और चर्निंग ऑफ ऑयल इन गियर बॉक्स, ये हो जाएगा चर्निंग ऑफ ऑयल इन गियर बॉक्स। गियर बॉक्स के अंदर ऑयल की चर्निंग और सबसे बड़ी बात होती मेंटेनेंस। अगर मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है तब भी ये रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी अंदर के जो पार्ट्स होते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन में, उनमें फ्रिक्शन डेवलप होने लगता है। तो इसलिए प्रॉपर उसमें ऑयल वगैरह डालना ज़रूरी रहता है। गियर की जो इफ़िशियंसी होती है उसमें स्लिपेज बहुत ज़्यादा ना करे, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं बहुत ज़्यादा स्लिपेज के कारण भी होते हैं। तो ये जो फार्मूला इसका होता है, बेसिक फार्मूला अगर हम देखें तो वो आता है, ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, ये हो जाएगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ये जनरल फार्मूला है ये इसका।
तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होगा हो जाएगा 132.5 प्लस, देखो ये चेंज होता रहता है, ये हम एक जनरल फार्मूला आपको लिखा रहे हैं, उस केस के लिए आप तब यूज़ करेंगे कि जब आपको कैलकुलेट करना हो और इसकी वैल्यू यहाँ पर दिया ना हो, तब आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये न्यूटन में होगा। तो वहाँ पर यहाँ पर m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा मास ऑफ व्हीकल। तो उस केस में आप इसको ले सकते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू होगी वो आप देखेंगे, अगर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे या आप एक्चुअल में कैलकुलेशन करेंगे, तो अगर प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो ये वैल्यू इससे डिफ़र, जो वैल्यू आएगी वो डिफ़र करेगी इससे। अब हम एक अगला रेजिस्टेंस लेते हैं, आपको दो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाए, एक रोड रेजिस्टेंस हुआ, एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हुआ, और तीसरे तरीके का रेजिस्टेंस एक लेते हैं रोड ग्रेडियंट रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा रोड ग्रेडियंट रेजिस्टेंस। ये क्या होता है रोड ग्रेडियंट रेजिस्टेंस, अब जरा इसको समझिए। देखो जो रोड ग्रेडियंट रेजिस्टेंस है वो है जब भी कभी किसी भी स्लोप पर कोई व्हीकल चढ़ती है, तो उस केस में वो जो स्लोप होती है वो क्या करती है, वो अगर मान लीजिए चढ़ रही है तो उस केस में ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तो जो उसका कंपोनेंट mg sin थीटा होता है, जैसे मान लीजिए हम आपको दिखाते हैं, आपने इसको सिंपली पढ़ा भी होगा मैकेनिक्स में भी, तो वही चीज़ है, उसका सिंपल एप्लीकेशन है, कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये व्हीकल है, ये आगे की तरफ ये जा रही है, इस तरीके से ये चढ़ रही है किसी, मान लीजिए ये थीटा है ना, तो उस केस में जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा mg, और जो इसका रिएक्शन होगा नॉर्मल टू द सरफेस वो क्या हो जाएगा r, और इधर जो लगेगा, ये जो इधर फोर्स लगेगा ये ग्रेडियंट के कारण लगेगा mg sin थीटा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो इसके आगे प्रोपेल कर रही है, तो आगे प्रोपेल करने वाला जो फोर्स है उसमें अपोजिंग फोर्स जो लग रहा है ग्रेडियंट के कारण, वो क्या लग रहा है, वो लग रहा है mg sin थीटा। तो बेसिकली ये अराइज क्यों हुआ, ड्यू टू द स्लोप ऑफ रोड। तो ये ड्यू टू द स्लोप ऑफ रोड, ये रोड के स्लोप के कारण अराइज हुआ। और फिर इसके जो जनरल फार्मूला होगा क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला हो जाएगा आर जी, आर ग्रेडियंट आर जी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, जहाँ एम क्या है, एम तो आपको पता ही है, मास ऑफ व्हीकल, और थीटा क्या है, थीटा है स्लोप ऑफ रोड, रोड की जो स्लोप है वो हम यहाँ पर देते हैं। तो इस तरीके से आपको हमने भी यहाँ पर ये तीन तरीके के रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो ये तो थीटा की जो वैल्यू वेरी करेगी तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस भी वेरी कर जाएगा। तो ये अलग अलग ग्रेडियंट के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, जहाँ पर ऐसे देखते हैं। आइए अब अगले रेजिस्टेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला रेजिस्टेंस है एयर रेजिस्टेंस। तो जो अगले तरीके का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाता है एयर रेजिस्टेंस। ये एयर रेजिस्टेंस पता है सभी लोगों को, आप लोगों ने साइकिल भी चलाई होगी, आपने देखा होगा कि जब आप साइकिल चला रहे होते हैं और जब हवा आपकी विपरीत दिशा में चलती है तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ज़्यादा फोर्स से पैडल लगाना पड़ता है, और अगर हवा जो है आपकी दिशा में चल रही है तो वो वही जो है वो आपके लिए पैडल का काम करेगी, पैडल में सपोर्ट करेगी। इसी तरीके से आप लोग देखते हैं नाव में जो है वो पर्दा लगाया जाता है कि वो जो है अगर हवा की दिशा में चल रही है तो उस पर्दे से जो है वो उसको आगे की तरफ हम सपोर्ट करा लेते हैं, उस फोर्स को हम नाव को प्रोपेल कर आगे की तरफ बढ़ाने में हम उसका जो है यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस अगर है, एयर जो है किसी डायरेक्शन में चल रही है जिसका कोई कंपोनेंट उसके व्हीकल के चलने की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में है या कम्प्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो उस केस में ये जो रेजिस्टेंस होता है वो इफ़ेक्टेड होता है और प्रभावी होता है। और उस केस में हम जो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये जो है डिपेंड करेगा। देखो एक तो ये स्पीड, एक तो स्पीड जो
चाहे वो स्पीड हम एयर की ले लें चाहे व्हीकल के लें, क्योंकि दोनों रिलेटिव वेलोसिटी में उस केस में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये आ जाएगी रिलेटिव स्पीड के बारे में बात कर लें, ये जो चाहे व्हीकल तेज चल रही हो चाहे एयर तेज चल रही हो, चीज़ तो वही हुई, और चाहे दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तेज चल रहे हों। और शेप एंड साइज ऑफ व्हीकल, शेप और साइज़ भी बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। अगर चौड़ी बहुत ज़्यादा है तो उस केस में जो है जो एरिया होगा फ्रंटल एरिया बढ़ जाएगा, अगर फ्रंटल एरिया बढ़ जाएगा तो उस केस में जो ये फोर्स होगा अपोजिंग फोर्स वो ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। फिर और मूविंग एयर स्पीड वो तो खैर उसी में आ जाता है। और डायरेक्शन ऑफ मूविंग एयर की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ मूविंग एयर। तो ये और एयर स्पीड, ये स्पीड और व्हीकल स्पीड, ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं एक दूसरे के। तो ये जो कैलकुलेट किया जाएगा, इसका एक जनरल फार्मूला अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला इसको कैलकुलेट करने के लिए हो जाएगा एयर रेजिस्टेंस, आर सबस्क्रिप्ट ए लिख रहे हैं यहाँ पर भी कांस्टेंट लेक लगा रहे हैं, CA/V²। तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये आया। अब यहाँ पर CA क्या है, CA कांस्टेंट होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ एयर रेजिस्टेंस जो उस समय की सिचुएशन होगी उसके हिसाब से इसकी वैल्यू वेरी कर जाएगी। ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्रोजेक्टेड फ्रंटल एरिया ऑफ व्हीकल, इसको बोलेंगे प्रोजेक्टेड फ्रंटल एरिया ऑफ। देखो ये प्रोजेक्टेड फ्रंटल एरिया जो होता है आप देखते हैं बसों में और ट्रकों में ज़्यादा होता है ना, ट्रेन में ज़्यादा होगा। और इसी एरिया को कम करने के लिए या इसको जो है एरोडायनामिक शेप देने के लिए बेजियर कर्व के थ्रू जो होता है इसमें एक एरोडायनामिक शेप दिया था। कार्स वगैरह में आप देखिए जो होता है ये एरोडायनामिक शेप दे करके उसकी अलग ही एक टेक्निकलिटी है कि जो एरोडायनामिक शेप देते हैं उससे जो पावर टू वेट रेशियो है वो बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ता है किसी समय हम आगे के लेक्चर में बताएंगे भी आपको। और वी क्या है, वो है स्पीड ऑफ व्हीकल, ये व्हीकल की स्पीड है। तो इस तरीके से ये एयर रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये तो ये आ गया, इसके अलावा एक और रेजिस्टेंस होता है, वो होता है एक्सीलरेटिंग रेजिस्टेंस। पांचवें तरीके का रेजिस्टेंस जो होता है वो कहलाता है एक्सीलरेटिंग रेजिस्टेंस। ये जो एक्सीलरेट करते समय जब रेजिस्टेंस अराइज होता है एक्सीलरेटिंग रेजिस्टेंस कहलाता है वो, ठीक है। तो एक्सीलरेटिंग रेजिस्टेंस जो होता है जब व्हीकल एक्सीलरेट करती है तो उस केस में ये आर एक्सीलरेटिंग, तो ये जो है आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। और जनरली जो है इसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है, इसलिए इसको जो है हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हमको एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है तो शायद हम फिर तब उस केस में इसको हम लेंगे। तो अब हम इन सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दें जितने भी रेजिस्टेंसेस थे। तो अब जो टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा, जो प्रभावी रेजिस्टेंस होगा वो कहलाएगा ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस। वो क्या कहलाएगा, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस। वो टोटल रेजिस्टेंस इन सभी का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द प्रोपेल ऑफ व्हीकल, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस ड्यूरिंग the propel of व्हीकल जब प्रोपेल करती है तो उसको उस केस में तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला बनेगा ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, आर ट्रैक्टिव, ये टोटल हो जाएगा, इसी को ट्रैक्टिव बोलेंगे। तो देखने से आर टोटल भी लग रहा है, बात उसी से समझ लीजिए आप। आर एफ आप सब जानते हैं इसके बारे में, प्लस आर जी प्लस आर ए प्लस आर एक्सीलरेटिंग अगर है तो, है ना। तो इस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं जब भी कभी वैल्यू दी होगी। अगर मान लीजिए कि
दो रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं न्यूमेरिकल में, तीसरे चौथे की बात नहीं की गई है, तो उसको हम वहाँ पर इग्नोर करके चलेंगे, या मान के चलेंगे कि वो रेजिस्टेंस वहाँ पर नहीं है ना। तो जो भी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होगा वो इसी फार्मूले से इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो होता है ये पावर जो होती है, हमको एक मिनिमम पावर चाहिए। वैसे देखो व्हीकल को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोपेल कराने के लिए हमको मिनिमम पावर तो इतनी तो चाहिए ही चाहिए कि जिससे वो पहिया घूम सके, आगे बढ़ सके। तो ये बेसिकली अगर पावर के टर्म में इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो पावर होगी, पावर के टर्म में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, वर्क रिक्वायर्ड अपॉन टाइम, ये पावर के टर्म में कैलकुलेट होगा। तो ये जो यहाँ से ये जो है कैसे हो जाएगा, कितनी पावर चाहिए, तो ये जो आएगा वो कैसे आ जाएगा, RT इंटू वी, है ना, ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। तो V तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो है ये टोटल फोर्स है, फोर्स इंटू वेलोसिटी बराबर पावर होती है, आप सबको पता है इसके बारे में। तो न्यूटन किलोमीटर पर आवर्स की यूनिट लिख लेते हैं। हम इसको अगर लिखना चाहेंगे तो इसको और एक सिंपल यूनिट में बनाते हैं, किलोमीटर को मीटर में बना लिया और इसको हमने और को सेकंड में बना लिया, 60 इंटू 60। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड और वाट, है ना, इसको वाट में। तो कैलकुलेट जो हम करेंगे, यहाँ से हम पावर निकालेंगे, मिनिमम पावर, कितनी पावर की ज़रूरत, क्योंकि हम इसी रेजिस्टेंस को जब कैलकुलेट कर पाएंगे तभी हम निकाल पाएंगे कि मिनिमम पावर एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए कि जिससे वो पहिया घूमना शुरू करे, जिससे वो व्हीकल आगे की तरफ प्रोपेल करना शुरू करे, बढ़ना शुरू करे। तो ये मिनिमम पावर इतनी तो होनी ही चाहिए। दिस इज़ रिक्वायर्ड मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू प्रोपेल दी व्हीकल। मतलब ये सारे रेजिस्टेंसेस जो लग रहे हैं उनको हटाने के बाद जब जो पावर, ये अब इस पावर के अलावा जो एक्स्ट्रा पावर होगी उससे जो है व्हीकल आगे की तरफ अब प्रोपेल कर रही होगी, अब स्पीड जो भी होगी उसकी जो एक्सीलरेशन होगा वो सारी चीज़ें वहाँ से देखी जाएंगी। तो आज यहीं तक रखते हैं, लेक्चर काफ़ी लंबा भी हो गया है इसमें, अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे। थैंक यू।